हमारे देश में चाहे कितनी भी महंगाई हो, लेकिन आज भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सबसे सस्ती हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर, जैसे कि एक आम आदमी की जिंदगी, औरतों की इज्जत। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? एक एक बात का आपको आज टेक्निकल डेटा, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल प्रूफ देने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी बातें एक रैशनल माइंडसेट के साथ सुननी पड़ेंगी। हमारे देश को जो आदत बन चुकी है या तो अंध भक्त बनने की या अंध विरोधी बनने की, इस आदत को हमें खत्म करना होगा, वरना हमारी आने वाली जनरेशंस भी लड़ती रहेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज आपस में ये सब एक होते हैं, मुझे तो लगता है कि भाई ये सब मिले हुए हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सब मुझे लगता है कि आखिरी में बैठ के पार्टी करते होंगे और देखते होंगे, अच्छा देखा ये यहाँ पे ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, कुछ लोग इनके भक्त बने, कुछ उनके भक्त बने हुए हैं, और ये सब आपस में भिड़ रहे हैं, मेन मुद्दे की कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इसमें आग में घी डालने का काम करती है हमारी गोदी मीडिया, जिससे मुझे बड़ी भयंकर वाली चिढ़ है। अब आते हैं मुद्दे पे। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में सबसे सस्ती चीज है एक आम आदमी की जिंदगी। आपने पुणे पोर्शे केस देखा था, जिसमें कि दो आईटी एम्प्लॉइज अपने ऑफिस से निकलने के बाद सड़क पे खड़े थे, 200 की स्पीड की पोर्श आती है, उनको उड़ा देती है, और हमारी जुडिशरी, हमारी महान जुडिशरी कहती है कि 300 शब्दों का ऐसे लिखो। अरे यार, 300 बहुत ज्यादा हो जाते हैं, 100 सवा 100 शब्दों तक समझ में आता है, 300 बेचारे बच्चे की उंगलियां दुख गई होगी। और इसलिए जब ये घर पहुंचा कुछ दिनों के बाद, तो उसका स्वागत हुआ, नोटों की माला पहनाई गई, ढोल नगाड़े बजे। कुछ दिन पहले मालवीय नगर में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ। आग का दर्द जो होता है, सबसे खतरनाक मौत होती है। फायर का जो पेन होता है वो अनबेरेबल होता है। और 21 लोग जिनकी कोई गलती नहीं थी, उनको मार दिया गया। और ये किसने मारा? आग ने नहीं मारा, सिस्टम ने मारा। क्यों? क्योंकि मालूम था कि ये जो बिल्डिंग है भाई, यहाँ पे 6 कमरों की परमिशन है, इतनी ओवरलोडेड बिल्डिंग कैसे चल रही है? क्यों वहां पे कोई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए? क्यों वहां पे कोई एग्जिट नहीं था? क्यों उस पर बुलडोजर नहीं चला? और क्यों इन मुद्दों पे मीडिया कभी इतनी वोकली बोलते नहीं दिखाई देती? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसका जवाब मैं चाहूंगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। क्या इस्तीफा होना चाहिए? मुझे लगता है होना चाहिए, और मैं बार बार कहूंगा कि होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसके अंडर में पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हो जाते हैं, 2.25 करोड़ बच्चों के फ्यूचर अफेक्ट होते हैं, सबसे बड़ी एग्जामिनेशन जो कि नीट है, वर्ल्ड लेवल की सबसे बड़ी एग्जामिनेशन में एक है, वो तीसरी बार बैक टू बैक लीक हो जाती है। और हमारे हेड मजे से बैठे हैं अभी भी चेयर पे। अरे भाई, खुद इस्तीफा देके हटना चाहिए आपको, आपसे नहीं संभल रहा है ये। आप हो सकता है किसी और चीज में अच्छे हो सकता है आप सिंगिंग में अच्छे हो सकता है आप क्रिकेट में अच्छे हो सकता है आप एक्स वाई जेड कुछ भी और करते हैं आप, लेकिन आपको नहीं आता ये काम। एक होता है कोई काम करने की इच्छा होना, और एक होता है उस काम को करने की एबिलिटी होना। तो आप में ये लीडरशिप एबिलिटी नहीं है, बात इतनी सी है। और ये लोग डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं यार? इसके इसके अगेंस्ट में कोई कैसे बोल सकता है? मतलब डेटा है। अब ये तो वही बात हो गई कि भाई, एक बच्चा जो कि डॉक्टर नहीं बन सकता, आपने पैसे दे दे के उसको डॉक्टर बनवा दिया। अब कल को अगर तुम साले खुद भर्ती हो हॉस्पिटल में, और वही डॉक्टर जिसको तुम्हें पता है कि ये 720 में से 20 नंबर लाया था, वो आ जाए उस तरह, और वो जो भी उनके ब्लेड ब्लेड होते हैं वो तुम्हारा ऑपरेशन करने, करवाओगे क्या? ईमानदारी से बताना, करवाओगे? नहीं करवाओगे ना। तो फिर गंभीरता समझो ना मुद्दे की। एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट वाली ये जो मानसिकता है, इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना हमारी आने वाली जनरेशन, उनकी जनरेशन हमेशा गुलाम बन के जीती रहेंगी। हमारी आदत में आ चुका है ये गुलामी, कभी किसी की कभी किसी की, और आज कुछ नहीं तो इन पॉलिटिकल पार्टीज की। भक्त बन गए मोदी जी के, भक्त बन गए राहुल बाबा के, मेन मुद्दे की बात ही मत करो। इतने भक्त बन जाओ कि जो भी गुड़ गोबर किया सब अच्छा है, और या तो इतने विरोधी बन जाओ कि कोई अच्छा काम भी किया तो भी उसकी सराहना नहीं। अरे भाई, अच्छा काम अगर कर रही है पार्टी, उसकी तारीफ करो, गलत कर रही है लताड़ो, खत्म बात। इतना मुंह क्या पालना किसी चीज का? अब जो लोग सवाल उठा रहे थे, जो लॉजिकल डिस्कशंस कर रहे थे, क्या दिमाग लगाया कि पहले ये जर्नलिस्ट वर्सेस टीचर्स कर दो, क्योंकि एनटी ने सिस्टम वर्सेस स्टूडेंट किया था, तो गोदी मीडिया वर्सेस टीचर हुआ, और उसके बाद बोला कि टीचर्स को आपस में लड़ा दो, तो क्या होगा कि लोग कुछ दिनों में ध्यान भटक जाएगा लोगों का, सबका ध्यान लड़ाई में चला जाएगा। आदत है ये तो। सड़क पे अगर हम जा रहे हैं, कहीं लड़ाई होती है, हम देखते ना रुक के कि कौन लड़ रहा है भाई, क्या चल रहा है। तो लोगों को लड़ाई देखने में मजा आता है, तो आपस में भिड़वा दिया गया। अब 2-4 लोग अरेस्ट होंगे, 2-4 निकलेंगे, फिर प्रोटेस्ट होगा। मेन बात से बहुत इजीली लोग हो जाएंगे डिस्ट्रैक्ट। सवाल उठता है कि सरकार इस पे कुछ क्यों नहीं बोल रही है? उसका जवाब है कि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन सबके बच्चे विदेशों में जाके पढ़ते हैं। सबके, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता को देख लो, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, अलग अलग जगहों पे पढ़ रहे हैं, मौज काट रहे हैं। आप और हम जैसे लोग जो है लड़ते रहते हैं।
मरते रहते हैं और मरते रहेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ की यही कदर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या रेजिग्नेशन सोल्यूशन है? मुझे नहीं पता, आप बताइए, आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, अब आते हैं एक और मुद्दे पे कि भाई ये जो लेडी थी इसने ऐसा क्यों किया, इसने क्यों बीच में आके कूदी है और इसने जो है पूरी बात खुद पे ले ली कि अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, एजुकेटर माफिया है, कोचिंग माफिया, कोचिंग की बात करी, लेकिन इसने आपको आज तक ये नहीं बताया कि इनके खुद के बच्चे कहां पे पढ़ रहे हैं। अभी बताऊंगा मैं, सबकी पोल खुलेगी, देखते जाना, बस शांति से सुनना। एजुकेशन माफिया पनप रहा है इस देश में, बिल्कुल पनप रहा है, लेकिन क्या वो कोचिंग माफिया है? और अगर कोचिंग माफिया है तो उसको बंद क्यों नहीं कर रही यार सरकार? मतलब अगर कोचिंग माफिया है, माफिया तो इलीगल टर्म है, और अगर कोचिंग इलीगल है तो हर गली नुक्कड़ में इतनी सारी कोचिंग्स कैसे चल रही हैं? मतलब कि सरकार अवैध काम चलने दे रही है हर शहर में, हर गली नुक्कड़ में? तो बड़ी खतरनाक बात है यार, ये मुझे समझ नहीं आई। इसके जब मैंने रिसर्च करी तो पता चला कि भाई हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री वो अराउंड 1 लाख करोड़ तक है, और इससे जो जीडीपी मिलता है, इससे जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, इससे जो टैक्सेस मिलते हैं वो है अराउंड 5,500 करोड़ के। 2023-24 में 5,500 का टैक्सेशन हुआ है कोचिंग इंडस्ट्री से। 26-27 की बात करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 7,000 करोड़ के ऊपर पहुंचेगा। और इतना बड़ा पैसा, इतना मोटा पैसा सरकार छोड़ नहीं सकती, इसलिए पनप रही है कोचिंग। मैंने तो बोला था बंद करवाओ, मैं चलूंगा ताला लेके, मैं ताला मारूंगा सबसे पहले। क्यों नहीं हो रही है बंद? समझ में आ रहा है रीजन? विनोद समझ रहा है गोल गोल बात करके कैसे पागल बनाया जाता है? आइए अब आपको दर्शन करवाता हूं असली माफिया के। ये हैं दिल्ली के कुछ स्कूल्स, और इनकी एनुअल फीस देखिए। नर्सरी में पढ़ाने के लिए साल के 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक की फीस। साल के 10 लाख रुपए बच्चे को नर्सरी, दूसरी तीसरी पांचवी क्लास पढ़वाने के। और क्या गारंटी है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद बच्चा वहां से निकल के जो है बिल्कुल बहुत बढ़िया एकेडमिक स्टूडेंट बनेगा? क्या लूट चल रही है यार भाई, खत्म, मतलब नेक्स्ट लेवल। अभी देखो एक स्कूल का, ऐसे ही मैं तो अलग अलग स्कूल्स की साइट पे जाके निकाल रहा था उनका डेटा, तो ये देखो रजिस्ट्रेशन फीस 2,000, एडमिशन फीस नॉन रिफंडेबल 55,000 रुपए, एनुअल फीस उसके अलावा 42,000, ट्यूशन फीस प्री नर्सरी नर्सरी 12,000 रुपए मंथली। ये मंथली लिखी हुई है फीस, 12,000 रुपए मंथली, प्री नर्सरी और नर्सरी। अबे नर्सरी में क्या करवाते हैं? रोटियां बनवाते हैं, कोकोमेलन दिखाते हैं बिठा के, उसके 12,000 रुपए। बाप रे, देखना आप एक बार ये डेटा पूरा। और जितने भी लोग दिल्ली वगैरह जैसे शहरों में रहते हैं उनको पता होगा कि कितनी जद्दोजहद होती है एक अच्छे कोचिंग में बच्चों को, स्कूल में बच्चों को डालने में। और ये दीदी इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रही कभी? ये औरत इस स्कूल माफिया पे सवाल क्यों नहीं उठा रही है? आज तक इसका मुंह क्यों नहीं खुला? क्योंकि इसका खुद के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं इस स्कूल में। ये कौन सा? ये स्कूल है संस्कृति। संस्कृति स्कूल की नर्सरी की फीस, नर्सरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी फीस है ऑलमोस्ट 20,000 रुपए प्रति माह, 20,000 रुपए महीने की फीस, ठीक है, इस स्कूल की। और अगर आप टोटल इसका देखोगे तो 2.5-3 लाख रुपए तो हर साल की फीस हो जाती है। उसके अलावा एडमिशन लेने के लिए भारी भरकम डोनेशन, पॉलिटिकल कनेक्शन आपको दिखाने पड़ते हैं, तब एडमिशन मिलता है। ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाता है। आप और मैं पहुंचेंगे भगा देंगे अपने को गेट से, लोग घुसने नहीं देंगे। अच्छा, मतलब इतना बड़ा सा स्कूल है तो कोई मतलब किसी बहुत बड़े बिल्डर की कुछ प्रॉपर्टी होगी जहां पे उसने बनाया होगा, इसलिए अमीर अमीर लोगों को ले रहा है वो। ऐसा नहीं है, आप समझिए इसकी हिस्ट्री। ये 7.78 एकड़, ऑलमोस्ट 8 एकड़ की जमीन है दिल्ली की, और इस जमीन की कीमत ऑलमोस्ट हो जाती है अराउंड 70,000 करोड़ रुपए। और आपको पता है ये मिली हुई है 1 रुपए पर साल की एनुअल लीज पे। 1 रुपए में 8 एकड़ जमीन दे दी गई दिल्ली के चाणक्यपुरी में, पार्लियामेंट हाउस से कुछ ही दूरी पे, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ रुपए पहुंच जाती है। और इसमें कौन पढ़ रहा है? इस स्कूल में इस औरत के बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये लोग क्यों बोलेंगे इन स्कूल्स के बारे में? इनके अगेंस्ट क्यों बात करेंगे लोग? सोचिए आप, कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे स्कूल्स की, तो ये देखिए आप लोग, आज भी हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल्स के लिए इतना भारी भरकम ग्रांट मिलता है, ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ रुपीस का ग्रांट मिलता है। लेकिन क्या हालत होती है, कहां जाता है ये पैसा? इंफ्रा नहीं है, 10 लाख शिक्षकों की कमी है हमारे सरकारी स्कूल्स में, मिड डे मील्स में जो है कॉन्टामिनेटेड खाना मिलता है, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन किसी ने कभी आवाज नहीं उठाई। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है बदलनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताना।
और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे ये भी बताना, क्योंकि अब बात निकली है तो रुकेगी नहीं। रिसर्च कंटेंट में लाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।